720 रुपये को ए बी सी डी और ई ये 5 लोगों के बीच में विभाजित किया गया था। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है उनके द्वारा प्राप्त जो राशि है वह आरोही क्रम में भी है और साथ ही साथ वह समांतर श्रेणी में भी है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए थे, तो बी के पास कितने रुपए हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर लोग हैं आपके 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक, ये आपके 5 लोग हो गए। उसने बोला था कि जो भी आपकी राशियां हैं वो किस में है, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि हम बोलें कि एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में ये आरोही क्रम हो गया। अब उसके बाद बोला है उसने समांतर श्रेणी में भी है। समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है यानी कि उनके बीच में जो अंतर होना चाहिए वह आपका समान होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर अंतर देखें तो वो कितना है, 1 है, और 3 और 2 के बीच में अंतर देखें तो 1 है, 4 और 3 के बीच में अंतर देखें तो 1 है, यानी कि इनका अंतर समान है। तो ये आपका आरोही क्रम में भी है और समांतर श्रेणी में भी है। ठीक, अब यहाँ पर हमसे बोला क्या गया था कि ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए। ई जो है उसने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए थे। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि ए से ई ने 40 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं तो हमने बोला कि हमने क्या बोला कि डी ने ए से 30 रुपये अधिक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 30 रुपये अधिक। उसके बाद हमने बोला कि सी ने ए से 20 रुपये अधिक प्राप्त किए। ठीक, और उसके बाद हमने बोला कि बी ने ए से 10 रुपये अधिक प्राप्त किए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए, ई ने 40 रुपये अधिक प्राप्त किए थे। ठीक, डी ने 30 रुपये अधिक प्राप्त किए थे, सी ने 20 अधिक प्राप्त किए थे और बी ने 10 रुपये अधिक प्राप्त किए थे। किससे, ए से। अब यहाँ पर आप देखिए 10, 20, 30, 40 ये जो हैं यह आपके आरोही क्रम में है। तो आप बोलोगे सर ये सभी आरोही क्रम में है क्योंकि ये 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, यानी कि सभी क्या हैं, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, अब इसके बाद हमने बोला कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो आप बोलोगे कि सबके बीच में अंतर क्या है, अंतर सबका 10-10 आ रहा है। यदि सबका अंतर 10-10 आ रहा है तो यानी कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में भी है। यदि ये समांतर श्रेणी में भी हैं तो देखिए, यदि हम यहाँ पर बोलें कि ए बी सी डी और ई इनके पास जो जी टोटल राशि दी गई है ये किस में दी गई है, तो ये दी गई है सारा जितना भी अतिरिक्त प्राप्त किया गया था उसे जोड़कर। क्या, जितना भी अतिरिक्त प्राप्त किया गया था उसे जोड़कर ये पूरी टोटल राशि दी गई है। यदि हम यहाँ पर बोलें कि ए बी सी डी और ई इनके पास समान रूप से कितना कितना धन आएगा, यानी कि समान रूप से, यानी कि हम बोलें कि ए के पास भी उतना ही होना चाहिए, बी के पास भी उतना ही, सी के पास भी उतना ही, डी के पास भी उतना ही और ई के पास भी उतना ही। यदि हमें ये पता लग जाए तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि अतिरिक्त जो धन है वो हमारा कितना था। या फिर हम यहाँ पर पहले ये कर सकते हैं कि अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं जो कि काफ़ी इजी रहेगा। तो अतिरिक्त धन कितना है, तो देखिए ए ने सबसे कम राशि प्राप्त की थी। ठीक, तो उसके बाद बी ने 10 अधिक प्राप्त की थी, सी ने 20 अधिक प्राप्त की थी और डी ने 30 और ई ने 40। और यहाँ पर इनको ऐड कीजिए, 40 और 30 70, 70 और 30 पूरे कितने हो गए, 100। यानी कि अतिरिक्त जो धन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। और जो टोटल कितना था, टोटल था आपका 720। कितना था, 720। 720 में से आप 100 माइनस कर दीजिए, जो कि अतिरिक्त है वो कितना है आपका 620। टोटल कितना हो गया आपका 620। यानी कि 620 रुपये वो राशि है जो कि समान रूप से इन सब में बांटी गई है। समान रूप से बांटने की यदि हम बात करें तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। यदि हम 620 में 5 से डिवाइड कर देते हैं तो बनता है हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 124 रुपये। यानी कि सब ने जो कमाए थे वो 124 रुपये कमाए थे। यानी कि 124 रुपये इसने कमाए, 124 रुपये इसने कमाए, 124 रुपये इसने कमाए, 124 रुपये इसने कमाए और 124 रुपये इसने कमाए। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया था कि बी के पास कितने रुपए थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें कि ई के पास कितने थे तो आपको अच्छे से पता है कि ई ने 40 रुपये अधिक प्राप्त किए थे। तो 40 रुपये आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
164। कितना हो जाएगा 164। यदि हम बात करें कि डी के पास कितने थे, तो डी के पास थे 124 तो थे ही, तो 124 में 30 रुपये अधिक प्राप्त किए थे, तो कितने हो गए 154। अब यहाँ पर हम बात करें कि सी ने कितने प्राप्त किए थे, तो सी ने कितने प्राप्त किए थे, तो 124 तो थे ही, साथ में 20 अतिरिक्त प्राप्त किए थे, तो 20 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। इसी प्रकार से बी ने कितने प्राप्त किए थे, तो बी ने प्राप्त किए थे 124 तो थे ही उसके पास, साथ में उसने 10 अतिरिक्त प्राप्त किए थे, तो कितने हो गया 134। और ए के पास तो 124 है ही, ठीक, क्योंकि उसने सबसे कम प्राप्त किए थे। और हमसे पूछा गया था कि बी ने कितने प्राप्त किए थे, तो बी की कितनी है 134, तो यही 134 हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ पर आंसर कहाँ है हमारा, तो देखिए ए ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजक्वल टू 2 है, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजक्वल टू क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। हम आपसे ये पूछते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब यदि हम यहाँ पर बोलें कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात आपको सब अच्छे से पता है, ठीक। अब यहाँ पर हम बोलें कि यदि ये यहाँ पर आपका ए है, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये आपका बी स्क्वायर हो गया, तो आपको अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक, यही होता है। अब हम यहाँ पर बोले हैं कि 1 इक्वल टू कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में प्लस में रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही हम रख देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2 दी गई है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका 1 है, ये आपका इंटू में है, तो यहाँ से हम इधर 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 ले जाएं, पक्षांतर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जब 2 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5, और 0.5 ही हमारा सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 इजक्वल टू एक्स, यानी कि ये सभी क्या है, ये एक्स का मान है, ठीक। इसके बाद बोला गया है तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने आपको बोला था कि साइन, उसके बाद कॉस और उसके बाद टेन, साइन कॉस टेन, इनमें से यदि कोई भी आपको नहीं दिख रहा है तब आप बोलोगे कि थीटा का मान क्या होगा आपका 45 डिग्री, कितना होगा थीटा का मान 45 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन कॉस और टेन इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 17 इजकल टू एक्स, यानी कि ये सभी क्या है एक्स का मान है, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि कॉस 45 का मान कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/√2, 1/√2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर है आपका कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पर कॉसेक 45 का मान कितना होता है आपका, वो होता है आपका √2, तो यहाँ पर हम √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यहाँ पर है आपका प्लस 17 इजकल टू एक्स। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और √2 का करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक। यहाँ पर है आपका 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 रहेगा, ठीक। इसके बाद 17,
इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका आधा है, ये आपका आधा है, तो आधा आधा जोड़कर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि 17 और 1 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 18 हो गई। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 324 18 का स्क्वायर होता है। तो आपका अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए गए हैं 2,4, दूसरा है -3, -1 और 5,3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएं, तो ये त्रिभुज है, इसका है 2,4 और इसका दिया गया है आपका -3, -1। ठीक, और ये शीर्ष दिया गया है आपका 5,3। ठीक, इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको पता ही होगा पहले तो कि ये किस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, और फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद करना होता है और काफ़ी थोड़ा टाइम भी लग जाता है उस कैलकुलेशन में। लेकिन यहाँ पर ट्रिक से काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 2,4, ये आपका पहला है, दूसरा क्या है आपका -3, -1। ठीक, इसके बाद तीसरा दिया हुआ है 5,3। ठीक, ये दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनमें से किसी को भी आप एक जीरो बना लीजिए, किसी को भी जीरो बना लीजिए, जिस किसी को भी आप जीरो बनाना चाहें, जिस किसी को भी जो भी आपके मन में हो उसे आप जीरो बना लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये आपका -1 है, इसमें यदि हम +1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम प्लस का 3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा, माइनस प्लस ये जीरो बन जाएगा, और ये माइनस प्लस ये जीरो बन जाएगा। ठीक, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर -3 और यहाँ पर -5 ऐड कर देते तो ये आपके जीरो बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने किया क्या है कि पहले में 3 ऐड किया है प्लस का, और दूसरे में 1 ऐड किया है प्लस का। ठीक, तो इसी प्रकार से हमें सब में भी करना है। जैसे कि यहाँ पर हम बोले कि इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, ये भी आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद पहले में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दूसरे में हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 है और ये 5 है, और दूसरा क्या है 8 और 4। यहाँ पर 8 पंजे 40 होता है, 5 चौक 20 होता है, और 40 माइनस 20 यदि हम करते हैं तो वो कितना आता है आपका 20 आता है। कितना आता है, 20 आता है। इन दोनों का हमने अंतर किया तो वो कितना आया, 20 आया, और 20 में हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा आपका 10, यानी कि 10 वर्ग इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एक व्यापारी ने एक वस्तु 30% अधिक, देखिए वस्तु पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया है। क्या किया है, अंकित किया, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक, इसके बाद बोला गया है 10% की छूट दे दी। उसके बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए हमने माना एक है हमारा सीपी, और सीपी क्या है, सीपी हमने मान लिया कि वह 100 है। कितना है, 100 है। उसने बोला कि 30% अधिक मूल्य अंकित किया है, यानी कि यहाँ पर अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि एमआरपी क्या होगा, 30% अधिक होगा तो 100 पर 30% अधिक क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद उसने बोला कि 10% की छूट दे दी। जब कभी भी छूट दी जाती है तो आपको अच्छे से पता है कि छूट जो दी जाती है वह हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, और लाभ और हानि की बात की जाती है तो यहाँ पर सीपी और एसपी इन दोनों को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर छूट की बात की गई है तो छूट किस पर दी जाएगी, एमआरपी पर दी जाएगी। उसने बोला है 10% की छूट, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। कितने पर छूट देंगे, तो यहाँ पर 130 पर देंगे, तो 130 पर 10% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 10 में एक ही कमी हो रही है, यानी कितना हो जाएगा 9/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 13 नंबर कितना होता है, 117। ठीक, कितना होता है 117, यानी कि वस्तु कितने रुपए में बेची गई, तो हमारा एसपी जो हो गया वो हो गया आपका 117। अब लाभ और हानि के बारे में हमसे पूछा गया है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 100 रुपये की वस्तु थी, 117 रुपये में बेच रहा है तो लाभ ही होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, तो 17 रुपये का लाभ होगा।
17 रुपये का लाभ होगा तो 17 ही हमारा % लाभ हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक मूल्य जो है वो हमारा 100 है। यदि हम 17/100 और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा 17। ठीक, तो 17% हमारा सही आंसर हो जाएगा, 17% का लाभ हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है ए बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर देते हैं। उसके बाद बोला गया है बी और सी 15 दिनों में कर देते हैं। और उसके बाद बोला गया है सी और ए 20 दिनों में कर देते हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर देगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ए है आपका ए और बी, एक है आपका ए और बी, ये कितने समय में करते हैं, तो ये करते हैं आपके 10 दिनों में, 10 दिन। ठीक, उसके बाद बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो वो करते हैं आपके 15 दिनों में। ठीक, उसके बाद सी और ए कितने समय में कर देते हैं, तो वो कर देते हैं 20 दिनों में। यदि हम यहाँ पर बात करें कि कुल कार्य कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि कुल कार्य जो होता है, जो कि हमें कंप्लीट करना है, वो इनका एलसीएम होता है। तो देखिए 20 दूनी 40, 40 इन दोनों से नहीं कटेगा, 20 तिया 60 और 60 इन दोनों से कट जाएगा, यानी तीनों से कट जाएगा। तो हमारे जो कार्य होगा, कुल कार्य वो कितना हो जाएगा हमारा 60 कार्य जो है वह हमें कंप्लीट करना है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले कि ए बी एक दिन में कितना करते हैं, तो वह देखिए 10 दिन में तो कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 10 से आप भाग लगाइए, 10 छिंग 60, यानी कि 6 काम कर देते हैं एक दिन के अंदर। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 15 चौक 60 होता है, यानी कि 4 काम कर देते हैं। सी और ए एक दिन में कितना कार्य कर देते हैं, 20 तिया 60, यानी कि 3 काम कर देते हैं। ये टोटल कितना हो रहा है, तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि टोटल हो रहा है आपका 13 काम। अब यहाँ पर हम बोलें कि सिर्फ ए बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो हम बोलेंगे कि सब में क्या होगा, कि सब में देखिए ए यहाँ पर डबल है, बी यहाँ पर डबल है और सी यहाँ पर डबल है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 13। 2 से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाता है, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 6.5। ठीक, कितना आ गया 6.5। ए बी सी ये तीनों मिलकर ना सिर्फ एक दिन में 6.5 काम करते हैं। हमें यहाँ पर निकालना था बी का, तो देखिए तीनों मिलकर कितना करते हैं 6.5। अब यहाँ पर आप देखिए इनमें से बी का पेयर कौन सा नहीं है, बी जिस पेयर में नहीं हो, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर भी आपका बी है, लेकिन यहाँ पर आपका बी नहीं है, यहाँ पर क्या है सी और ए। ठीक, सी और ए है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए बी सी में से सी और ए माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। यानी कि हमने बोला कि बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो हमने बोला कि 6.5 में से आप यहाँ पर 3 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका 3.5। तो यानी कि बी जो है वह एक दिन में 3.5 काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना कितना है, पूरा कार्य कितना है, तो वो है आपका 60, यानी 60 काम को हमें करना है। और बी अकेला एक दिन में कितना करता है 3.5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 35 और यहाँ पर पॉइंट की जगह पर ऊपर हम 0 लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 12 पंजे 60 होता है, तो 12 0 120, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 120/7 दिन। ठीक, 120/7 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ बोला गया है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। वस्तु खरीदी गई है 1500 रुपये में, 12% लाभ का मतलब हो जाएगा कि यानी कि वस्तु कितने की हो जाएगी। देखिए 12% डायरेक्ट आप निकालते हो, तो जो भी आपका निकलेगा उसे आपको 1500 में ऐड करना होगा। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, 12% की जगह पर आपको क्या करना है, देखिए 12% लाभ बोला गया है, तो आपको क्या करना है 112 कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर 100% जो होगा वो आपका साथ में ऐड हो जाएगा और साथ में 12% भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, कभी भी आप डायरेक्ट मत निकालिए कीजिए कि मतलब कि 12% पहले निकाला, फिर निकालने के बाद जो आया फिर उसे आप इसमें ऐड कर दोगे तब आपको विक्रय मूल्य मिलेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक,
अब यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगी 3 और 15 एकम 15, 16 17 18 की 8, हासिल लगी 1, 15 एकम 15 और 1 16, यानी कि 1680 रुपये। तो 1680 रुपये सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर हमें दिया गया है, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2, साइन एक्स तो टेन एक्स का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए, टेन का मान चाहिए। आपको हमेशा यही देखना है कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, टेन एक्स। यदि हम बोलें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा। क्या बोलोगे कि टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ पर हम बोलें कि ये है आपका साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा और ये आपका पूरा दिया गया है, तो यानी कि हम यहाँ पर इन दोनों ही पक्षों में कॉस थीटा के डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी कि कॉस एक्स, यहाँ पर भी हम कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करें, कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बनता क्या है, तो यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स चला जाएगा, ये एक बार आ जाएगा। ठीक, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेन एक्स। ठीक, टेन एक्स प्लस यहाँ पर आपका 1 है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका √2 और यहाँ पर क्या है आपका साइन अपॉन कॉस, ये क्या हो जाएगा आपका टेन, TAN10। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका टेन एक्स प्लस 1। यदि हम यहाँ पर बोलें कि 1 इज इक्वल टू, ये क्या है आपका √2 इंटू टेन एक्स, यहाँ पर ये जो आपका टेन एक्स है इसे हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का टेन एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आपका 1 इज इक्वल टू, इसमें से देखिए ये दो पक्ष हैं, एक ये और एक ये, इनमें से यदि हम टेन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, टेन एक्स को यदि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखिए ये हमें बनाना है कि √2 टेन एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ √2 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर हमें क्या बनाना है टेन एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 से इंटू कर देंगे तो हमारा टेन एक्स बन जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए टेन एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है, ये जो है ये इंटू में है, इसे हम डिवाइड में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका √2 माइनस 1। ठीक, इतना हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करना हमने आपको अच्छे से समझाया था। हर का जो परिमेयकरण किया जाता है यानी कि रेशनलाइजेशन जो किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि नीचे का जो हर है उसमें क्या है माइनस का 1, यानी कि ये जो आपका नीचे का हर जो दिया गया है उसका हम क्या करते हैं, एक बार माइनस में इंटू करते हैं और एक बार प्लस में इंटू कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे √2 माइनस 1। ठीक, और एक बार हम क्या कर देंगे √2 प्लस 1। ठीक, इतना कर देंगे हम। √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचता है √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो देखिए √2 प्लस 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये कभी माइनस वाला आपको आंसर नहीं करना है, पहले रेशनलाइजेशन कर लेना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है विपरीत दिशाओं से आने वाली, देखिए दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक, इस बात का आपको याद रखना है। विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनों की लंबाइयाँ कितनी है, पहले की है आपकी 152.5 मीटर, दूसरी है आपकी 157.5 मीटर। ठीक, इसके बाद बोला गया है 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी, यानी कि यहाँ पर हमसे चाल पूछी गई है कि चाल क्या होगी प्रत्येक घंटे में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेन है जो इधर से इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन है जो उधर से इधर आ रही है। ठीक, दिशाएं विपरीत हो गई। यदि हम बात करें तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है आपकी कितनी है
152.5 और ये है आपकी 157.5, यानी कि 100 और 100 200, 200 और यहाँ पर 300, 300 और 7 और 2 9 और ये हो गया 10, यानी कि 310 हो गया। कितना हो गया? 310 मीटर। मीटर में दिया है तो मीटर में, ठीक। 310 मीटर की यहाँ पर कुल दूरी हो गई। अब यहाँ पर यदि हम समय की बात करें तो समय कितना हो जाएगा? समय दिया गया है आपका 9.3 सेकेंड। 9.3 सेकेंड। यहाँ पर है आपका मीटर प्रति सेकंड में और यहाँ पर आपका किलोमीटर प्रति आवर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको अभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी चेंज करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। यहाँ पर आपका ये मीटर में है, ये आपका सेकंड में है। चाल निकाल लीजिएगा, चाल निकालने के बाद आप उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है आपकी? 310। समय कितना है? 9.3 सेकेंड, यानी कि हम इसे लिख देते हैं 93 और यहाँ पर एक जीरो इधर बढ़ा देते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा चाल निकली है ये किस में निकली है? मीटर प्रति सेकंड में। हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें बड़े में चाहिए, तो ऊपर वाली संख्या जो होगी वो 18 होगी और नीचे वाली 5 होगी। बड़े में कन्वर्ट करना है तो 18/5 और छोटे में कन्वर्ट करना है तो 5/18, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर 31 से ये आपका 100 बार चला जाएगा और 5 से इसे काटोगे, 5 दूनी 10 जीरो, 6 दूनी 12, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति हावर। कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति हावर। तो कहाँ पर है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक।